हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। The magnet which works on magnetic effect of current is known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट हम सबको पता है, सिंपल मैग्नेट हमने सबने देख रखा है, स्पीकर में होता है जनरली, सबने देखा ही है। शेप कोई भी हो सकती है उसमें, वो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करे। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, एचसी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था, आपको ध्यान होगा। तो एचसी ओरेस्टेड ने क्या बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर वायर में से हम पास करेंगे, कि किसी वायर में से करंट पास करेंगे, तो इसके राउंड अबाउट क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी किया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का होता है, कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हमने उस की डायरेक्शन भी पता लगाई कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब हमने पहले किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक उसी बात पे वर्क करता है। जब हम किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके राउंड अबाउट क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी सॉफ्ट आयरन रोड को रखेंगे या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जस्ट लाइक सेल के दोनों टर्मिनल से हमने वायर को कनेक्ट करके और इसकी कॉइल बना ली और उस कॉइल के बीच में क्या रख दी, एक नेल। एज करंट इज पास, तो इस वायर में से करंट पास करेगा तो इस वायर के राउंड अबाउट क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप आयरन को रखेंगे तो आयरन भी एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। देखा होगा आपने कि अगर हम मैग्नेट के साथ एक आयरन की नेल को अटैच कर दें तो वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाती हैं, अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। जबकि वो जो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास होता है, हमने जिसके साथ कोई भी गेम प्ले किया है, दैट इज़ वेरी वीक। और इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सिंगल स्टेट वायर में कम होता है, बट जब हम इसकी क्या बना लेते हैं, सोलेनोइड बना लेते हैं, इसको कॉइल बना लेते हैं, तो कॉइल में से जब करंट पास करते हैं तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, आयरन नेल रख दी। तो आयरन नेल क्या करेगी, एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिहेव करेगी। सिंपली हम ऐसे शो कर सकते हैं कि एक डायग्राम हमने क्या किया कि मैं ड्रॉ भी कर देता हूं अलग से। हम बैटरी के टर्मिनल से, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, हम करंट पास करते हैं, यानी कि एक वायर को कनेक्ट करते हैं और वायर को जो है हम क्या करते हैं, एक आयरन रोड के ऊपर से रैप कर देते हैं। यानी कि आप इस वायर को ऐसे कॉइल कर लीजिए और ऐसे कॉइल्ड पोजीशन में हमने किया और इसके बीच में हमने क्या रख दी, एक सॉफ्ट आयरन रोड रख दी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो करंट की वजह से है। और उस जैसे हम वायर के बीच में से हम यहाँ पे कोई भी आयरन रोड बीच में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट की वजह से है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है,
जब आप आयरन की रोड रखेंगे तो वो आयरन की रोड एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज वो तभी एज ए मैग्नेट वर्क करेगा जब उसमें से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है तब वो एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं कर रहा है, सिंस इट इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, बिकॉज इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट ओनली व्हेन करंट इज पास्ड. तो सिंस व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, it is the magnet which works on magnetic effect of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे भी वर्क करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इट इज टेम्परेरी मैग्नेट. टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. इसकी मैग्नेटिज्म को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसके पोल्स को चेंज कर सकते हैं. मैग्नेटिज्म कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से. हमने सोलेनॉइड में किया था पिछले लेक्चर में, तो सेम वही है बट दोबारा डिस्कस करेंगे. और आप इसके पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं. पोल कैसे चेंज होंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर, तो पोल चेंज हो जाते हैं. किस डायरेक्शन में कौन सा पोल होता है वो इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि साउथ पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल कौन सा होता है. फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है जो उसको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, यानी किस से आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, फैक्टर्स की बात है, अमाउंट ऑफ करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इट डिपेंड अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट. अगर आप कॉइल में से ज़्यादा करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेट क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आएगा. तो आप इसमें क्या लाइन लिखेंगे, लाइनिंग आपने इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली वर्ड क्या यूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ये फॉर्मूला बनाने का लिए है और फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, इस करके हम लैंग्वेज यूज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to the current passing through coil. कॉइल में से करंट जो पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रोंगर, एंड इफ वी डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी वीकर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि आप अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो मैग्नेट स्ट्रोंग होगा. अनदर रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, जब ये कॉइल जिसके अंदर हमने आयरन नेल को रखा है, आयरन रोड को रखेंगे, उसका जो ये रेडियस है इसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस रेडियस
ये जो रेडियस बनेगा, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the radius of coil। अब ये रेडियस का मतलब अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो आप देखो बच्चों, यही है ना, कॉइल ऐसे ही बनेगी ना सामने से। तो अगर ये रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, दिस रेडियस इंक्रीज हो जाता है ये, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि इस साइड में, इसमें कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? इस तरह से होगा, इसके राउंड अबाउट ऐसे होता है। इनके वायर में सर्कुलर होता है ना इसके राउंड अबाउट। आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो इतना ही डिस्टेंस है, ये क्लोज होता तो सिचुएशन क्या होती? मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो, ज्यादा हो जाएगी। तो रेडियस जो है क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो हम रैप करते हैं ना, उस रेडियस की बात कर रहे हैं हम, वो स्मॉलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अनदर नंबर ऑफ टर्न्स, ये कितने टर्न है? जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, टर्न्स ज्यादा होंगे तो आप सिंपली एक बात समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, जितने ज़्यादा टर्न होंगे लेंथ उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होगा। सिंपल बात है ये तो ठीक वही है। इट डिपेंड अपॉन, मतलब डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to number of turns। कहने का मतलब if there are large number of turns then the magnetic field will be stronger। आप इसको in other words ये कर सकते हैं, if there are large number of turns of the coil then magnetic field strength will be stronger। तो magnetic field strength क्या होगी? strong होगी। another distance between the poles of electromagnet, इसका मतलब आप पहले समझिए कि एक मैग्नेटिक, मतलब ऐसे हो सकता है, ये कॉइल है तो रोड तो इसके बीच में रखेंगे, मेन रोल तो कॉइल का है। ये पोल, एक पोल यहां पे होगा, मैं वैसे लिख देता हूं क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दे रखी, तो हम लिख सकते हैं ये साउथ पोल, इधर से, मतलब जो क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो अब आप ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन पोल्स के बीच का डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं। इफ देर इज स्ट्रेट कॉइल इस तरह से, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस, पुअर, वीक। and if we take
यू शेप कॉइल, देन नॉर्थ पोल सपोज, और ये क्या है साउथ पोल, दे कम क्लोजर, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रेट में वीक होगा और इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने जो किया था, या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें, किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें होता क्या है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ पोल में। ऐसा ही होता है, नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ पोल में जाती हैं। मैं आपको इसको रब कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ अलग से। देखिए क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। अगर हम ड्रॉ भी करेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ऐसा नहीं कि नहीं ड्रॉ होंगी, बिल्कुल इजीली ड्रॉ भी हो जाती हैं। और अभी मटेरियल मैं ढूंढ के रखूँगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दूँगा बिल्कुल क्लियर कट। ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तब भी ये बिल्कुल ऐसी ही आएंगी, अलग से कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर कट ऐसी लाइन आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देखिए ऐसे जाके आगे जाके गुम हो जाती हैं, कुछ ऐसे आ भी जाती हैं। अगर आप ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक कंपास से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी ना, मैक्सिमम यूं आ जाएंगी, बट कुछ आगे जाके गायब हो जाते हैं। मतलब जो मैग्नेटिक कंपास है वो इधर उधर अफेक्ट, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पता लगती। रीज़न कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको इस एंड से दूसरे एंड तक जाना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ जो पेपर पे ऐसे पेपर के होरिजोन उस पे हैं तो वो तो आ जाएंगी, जो इस तरह से वो जाके क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। एंड लॉन्गर डिस्टेंस, यहाँ पे आके मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का हमें पता नहीं लगता। बट अगर हम इन्हीं दोनों पोल को बिल्कुल क्लोज ले आए, ये नॉर्थ पोल, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, डिस्टेंस कम हो गया ना, तो मैक्सिमम नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल पे जाएंगे। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे पहुंचेंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट्स वाई डिस्टेंस जो है पोल्स के बीच में मिनिमम होना चाहिए, और स्ट्रेट के अंदर डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। भाई इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता इनके बीच में, स्ट्रेट हो गई। इफ़ वी टेक, कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या लाइन यूज करेंगे, द यू शेप मैग्नेट, सीधा कहते हैं स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, because poles are close and straight magnet that has comparatively weaker magnetic field, स्ट्रेट में कंपैरेटिवली वीक होता है। आप बात समझ गए ना कि स्ट्रॉन्ग क्यों होता है और उसमें वीक क्यों होता है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सिंपली है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ एंटर करनी चाहिए,
साउथ में। जितनी ज़्यादा एंटर करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम किस में एंटर करेंगी, जिसके पोल नज़दीक होंगे। तो यू शेप मैग्नेट इसी वजह से बार मैग्नेट की कंपैरेटिव, स्ट्रेट मैग्नेट की कंपैरेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए बेटा, फ्लेमिंग्स के जो रूल हैं 2 हैं, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ये दोनों जनरेटर एंड मोटर की वर्किंग के लिए। जनरेटर एंड मोटर इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स के लो, मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन और उनके प्रिंसिपल, वो हमारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो इस वजह से है कि देखो सिलेबस में से कट किया गया मोटर एंड जनरेटर को, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लो पूछ लें या प्रिंसिपल पूछ लें फिर हम बैठे देखें, तो इस करके हम प्रिंसिपल जरूर करेंगे इनका। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इफ वी स्ट्रेस में लॉ लिख देता हूं और फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। If we stretch the forefinger center finger यानी middle finger and thumb of our left hand in such a way that these act perpendicular to each other बोलिए नहीं, keeping the forefinger in the direction of magnetic field center finger in the direction of current then thumb gives the direction of motion. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह दीजिए या मोशन, क्योंकि जिधर फोर्स होगा उधर ही मोशन होगी। ये है, अब आप इसको समझिए। इसमें क्या कहा है, स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड। स्ट्रेच ऑल ऑफ यू, स्ट्रेच करो सारे इस तरह से, सो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबका परपेंडिकुलर भी नहीं बन पाएगा, इस तरह से forefinger, center finger and thumb perpendicular to each other. Yogesh, you are not doing right. परपेंडिकुलर, देखो इसमें एंगल 90 का होना चाहिए, इसमें एंगल 90 का होना चाहिए, अपने आप ही बन जाएगी। अब
आप देखिए, दिस मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगा क्वेश्चन भी क्या आएगा, पहले आप इसको, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, इसको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। तो जिधर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। फोर्स होगी तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मोशन होती है। अगर आपने हैंड अपना अच्छी तरह से स्ट्रेच किया है तो आप बिल्कुल क्लियर कट इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं। The question is this: beam of electron is moving in this direction. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की बीम मूव कर रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to it, then in which direction these electron will be displaced? कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये रेड मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मतलब नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ का मतलब ये उंगली आपकी नॉर्थ से साउथ में जानी चाहिए, ऐसे नहीं, इट मस्ट बी नॉर्थ टू साउथ। और ये जो है क्या है, दिस मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। then in which direction these electron will be displaced? ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूं दो, उनमें से ये एक है इनसाइड द बोर्ड और आउटसाइड द बोर्ड। आउटसाइड द बोर्ड। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। थंब इज पॉइंटिंग आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द पेपर, इस तरह से आपसे बोल, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्प्लेस्ड आउटसाइड द बोर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एग्जांपल आपके एक दो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इस करके आपकी ये प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। ऑलवेज ये किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ये किस डायरेक्शन में, करंट। देन तीसरे नंबर पे थंब आएगा। लिखते वक्त भी यही, जब आप लिख रहे हो तब भी ये आगे पीछे कर देते हैं हम, आगे पीछे नहीं करना, पहले इस उंगली को लेना है, फिर इसको लेना है और फिर थंब को लेना है। देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में भी ठीक उसी तरह से है, बट चेंज क्या है, जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर की वर्किंग के लिए होता है, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग के लिए। राइट हैंड रूल जनरेटर की वर्किंग के लिए। व्हाट इज दिस? इसमें भी वही सेम बात आप वो करेंगे। इफ वी स्ट्रेच forefinger, center finger and thumb of our right hand, in such a way
that these act perpendicular to each other keeping the forefinger in the direction of magnetic field एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब पहले थंब की बात आएगी इसमें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन सेंटर फिंगर gives the direction of current। अब इसमें वही सेम चीज, वी हैव टू स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड। फोर फिंगर उसी डायरेक्शन में इन द मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब थंब पहले आएगा, देन क्योंकि जनरेटर में, जनरेटर इज व्हाट, ये जनरेटर की वर्किंग के लिए होता है। जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और करंट की डायरेक्शन पता नहीं होती है, तो करंट की डायरेक्शन कौन बताता है? सेंटर फिंगर। तो इसको बाद में रखना है। कीपिंग द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जनरेटर के जो वर्किंग है वो रोटेट, जो कॉइल है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो इनको दोनों को उस डायरेक्शन में रखेंगे। मोशन का मतलब जिधर फोर्स लग रहा होगा, देन ये जिधर भी पॉइंट करेगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, करंट की डायरेक्शन। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, पार्टिकल की डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। आपको सिंपली क्या कर रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी एंड पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। उसी तरह पार्टिकल की डायरेक्शन दे रखी होगी, तो आपको करंट की डायरेक्शन बतानी होगी। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जैसे बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं बताएंगे, उसमें बताएंगे कि पार्टिकल इज मूविंग आउटसाइड द बोर्ड and direction of magnetic field is this, in which direction current is moving। तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन करें तो हम, पार्टिकल ये था, डाउनवर्ड जा रहे थे और ये आउटवर्ड आ रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आउटवर्ड आ रहा था ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये डेफिनेशन भी हम जरूर करेंगे। व्हाट इज मोटर? सिर्फ डेफिनेशन और प्रिंसिपल और कुछ नहीं करना है, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए। Motor is a device which convert electrical energy into mechanical energy।
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम मोटर बोलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर? मोटर का प्रिंसिपल क्या है? मोटर किस बात पे वर्क करती है? When a current carrying conductor is placed in magnetic field, then it experiences force. कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक इसी तरह से जनरेटर का और कर लीजिए। It is the device which convert मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर से अपोजिट है, मोटर में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है इसका, when a conductor wire is rotated, या आप इन मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रिंसिपल और लिखाऊंगा मैं, बेटर लैंग्वेज वो है, वो लिखनी चाहिए। व्हेन अ कंडक्टर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड। और इसकी बेटर लैंग्वेज ये लिखनी चाहिए हमें, इफ देयर इज relative motion between a conductor and magnet, then current is induced. दोनों का मीनिंग एक ही बात है, रिलेटिव मोशन बिटवीन, मतलब या तो आप कंडक्टर को मूव करवाओ या फिर
इसमें तो हमने फिक्स ये कर दिया ना, कंडक्टर मूव करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, मैग्नेट भी मूव हो सकता है। इसलिए लिख दिया क्या, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट और कंडक्टर में से किसी एक को मूव करवाओ या दोनों को आपस में मूव करवाओ, तो उससे करंट इंड्यूस होता है। एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी कंडक्टर वायर के राउंड अबाउट, किसी भी कंडक्टर के राउंड अबाउट जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। चेंज क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर हो उसके राउंड अबाउट आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाइए, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकता है कि आप उसके मोशन में, या तो कॉइल को मोशन में लाओ या मैग्नेट को मोशन में लाओ या दोनों को मोशन में लाओ। जब दोनों क्लोज आएंगे, मोशन में आएंगे, मतलब क्या है, एक बार क्लोज आएंगे एक बार दूर आएंगे, क्लोज आएंगे दूर आएंगे। जब क्लोज एंड डिस्टेंस नियर एंड फार, नियर फार आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज इट दे आर मूविंग अवे, दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्लोज आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी भी कंडक्टर के राउंड अबाउट तो करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं, इंड्यूस वर्ड। तो करंट इंड्यूस होता है। तो करंट इंड्यूस करने के डिफरेंट वेज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम ये करेंगे कि करंट जो है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, करंट जो है 2 टाइप का होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। करंट जो है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट DC। टू टाइप आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर पोल्स चेंज होते रहें, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टर हो रहे हैं, ये जो करंट है जो घरों में होता है ये सारा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट है ये। इसके अंदर पोल फिक्स नहीं होते, पोल कीप ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, मतलब पोल का सेट जो है 50 टाइम चेंज होता है 1 सेकेंड में। 50 टाइम जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव बनेगा, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में पोल चेंज होते रहते हैं। दैट्स वाई कभी भी हम कोई भी शू लगाते हैं, कोई भी वायर कनेक्ट करते हैं, कभी ये नहीं देखते कौन सी वायर किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सीधे उसको कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज पोल आर नॉट फिक्स्ड। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, AC करंट, मतलब इट इज द टाइप ऑफ करंट इन विच poles keep on changing। पोल चेंज होते रहते हैं। इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, 50 टाइम चेंज होता है। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, इन विच पोल्स आर फिक्स्ड। बैटरी, सेल,
इनके अंदर पोल फिक्स होते हैं, आप बैटरी या सेल को किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। देर आर फिक्स्ड पोल्स एंड देर इज़ नो फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। क्यों? पोल चेंज ही नहीं होते, पोल फिक्स है भाई। तो डायरेक्ट करंट क्या है, द करंट इन विच फ्लो इज ओनली इन वन डायरेक्शन because poles are fixed। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसके पोल चेंज नहीं होते। तो जो बैटरी का, सेल का ये होता है, ये सारा डीसी होता है। और जो ये घरों में हमारे सप्लाई हो रही है, ये क्या है, एसी है। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इन्वर्टर जो होता है घरों में, वो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट करता है। उसका फंक्शन यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में। जब पावर सप्लाई बाहर से आती है, आ रही है, पोल से आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और बैटरी के अंदर स्टोरेज हो रही है। और जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो फिर वो बैटरी की डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में, और घरों में सप्लाई कर देता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो डाउट